उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद देहरादून लौट आए हैं और आज न्यूज 18 ने कोश्यारी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इसमें कोश्यारी ने अपने भविष्य को लेकर बात की है। कोश्यारी ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि वो सक्रिय राजनीति में नहीं लौटेंगे। उन्होंने कहा कि 2016 में ही कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और अभी भी इसी स्टैंड पर कायम है। साथ ही कोश्यारी ने राज्य में 2 पावर सेंटर जैसा कुछ नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मार्गदर्शन करेंगे। हालांकि कोश्यारी ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि सक्रिय राजनीति में वो नहीं है तो लोगों से मिलना बंद कर देंगे। वो लोगों से मिलते जुलते रहेंगे। उनकी पसंद नापसंद अपनी है जो कि आगे भी बनी रहेगी। आपके जो फॉलोअर्स हैं, जैसे कि जब आप यहाँ पहुंचे देहरादून में तो उस दिन भी काफी भीड़ थी एयरपोर्ट पर, फिर जगह जगह यहाँ पर भी आपके स्वागत के पोस्टर्स लगे हुए, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। लोग चाहते हैं कि आप सक्रिय राजनीति में आए, तो आपका क्या मानना है? ठीक है, लोगों की चाह है, लोगों का प्यार है। मैंने बताया आपको, लोगों का प्यार है, लोगों के प्यार वो चाहते हैं, ठीक है। पर क्योंकि यहाँ इतने योग्य व्यक्ति खड़े हो गए, इतना योग्य नेतृत्व यहाँ पर खड़ा हो गया है ना। एक अच्छा, मेरे के 15 साल छोटे, 10 साल छोटे, 20 साल छोटे, एक से एक अच्छे हमारे नेता हैं, तो वो संभालने की, राज्य को संभालने के, राज्य को दिशा देने की उनमें क्षमता है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो जब इतने अच्छे मेरे यहाँ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तो फिर अगर एक उम्र के एक स्टेज पर पहुँच करके अगर मैं ऐसा थोड़ी कि कोई राजनीति नहीं माने, कोई मेरे से राजनेता मिलेगा नहीं, या मैं किसी राजनेता का घर नहीं जाऊँगा या कोई राजनीतिक बात ही नहीं करूँगा, परंतु थोड़ा और काम को ज़्यादा महत्व देना, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ थोड़ा बहुत बातचीत करना हो तो करना। तो ये जो सक्रिय राजनीति की वही नहीं को सदस्य बंद करके होता क्या। लेकिन कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है कि 2 पावर सेंट्रिक पॉइंट उत्तराखंड में बन जाएगा आपके यहाँ। इतनी बड़ी पावर महाराष्ट्र की छोड़ के यहाँ आ रहा हूँ, मुख्यमंत्री कह रहे हैं नहीं आप रुके, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं आप रुके, जनता कह रही है आप रुकिए, तो मैं पावर के पीछे कहाँ से हो गया। आप पूछो किसी से, कभी मैंने एमएलए का टिकट मांगा हो, एमएलसी का टिकट मांगा हो, एमपी का टिकट मांगा हो, या राज्यपाल के लिए किसी से सिफारिश की हो, पूछे किसी से। आई नेवर अप्लाइड फॉर एनी पोस्ट। तो भी आप कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? वो तो मैंने 2016 में बोल दिया, तो आपकी बात। अरे फिर से क्या बोल, एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। रामो दुर्द भाषते। हल्द्वानी में कांग्रेस ने सोमवार को हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली। इस यात्रा में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश है, जो निकाय चुनाव के साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। लगातार कोशिशें की जा रही हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो संदेश दिया है और आज के दौर में वो प्रासंगिक है और ज़रूरत भी है, उसी संदेश को लेकर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कांग्रेस जन गांव से लेकर बूथ तक ले जा रहे हैं। जोशीमठ से मारवाड़ी पुल तक 3 जनवरी को सड़क पर दरारें पड़ रही थी, जिसके बाद बीआरओ ने इन दरारों को भरने का काम शुरू किया। वर्तमान वक्त में बताया जा रहा है कि इन दरारों के आसपास कुछ नई दरारें दिखने लगी हैं। वहीं बीआरओ के अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में नई दरारें नहीं पड़ी हैं, बस पुरानी ही दरारों पर हलचल हो रही है। बीआरओ के साथ साथ स्थानीय प्रशासन मामले पर नजर बनाए हुए है। पच्चीस अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने हैं। ऐसे में अब केदारनाथ यात्रा मार्ग से बर्फ हटाकर मार्ग खोलने की कसरत भी शुरू हो गई है। वीडियो में आप देख सकते हैं केदारनाथ पैदल मार्ग बर्फ से किस तरह से ढका हुआ है। जैसे डीडीएमए द्वारा सोमवार से केदारनाथ यात्रा मार्ग में बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। इधर पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में प्रस्तावित बांध का विरोध तेज होने लगा है। दारमा घाटी के हजारों लोगों ने धारचूला तहसील मुख्यालय पहुंचकर बांध का विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि दारमा घाटी उच्च हिमालयी इलाके में मौजूद है।
ऐसे संवेदनशील इलाके में 165 मेगावाट का बारी बरकम जल विद्युत परियोजना से काफी खतरा पैदा हो जाएगा। टीएसडीसी की परियोजना के विरोध में दारमा घाटी संघर्ष समिति का भी गठन किया जा चुका है। जिस इलाके में ये परियोजना प्रस्तावित है वो इलाका चीन के काफी करीब है। गांव वालों के ये भी आरोप है कि बांध बनने से दारमा घाटी का हाल जोशीमठ जैसा हो जाएगा। दारमा घाटी में अभी जो प्रस्तावित डैम बनाया जा रहा है 165 मेगावाट का, वो मुझे नहीं लगता कि हिमालय क्षेत्र के लिए सूटेबल है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि आने वाले भविष्य में जोशीमठ जैसा हाल हमारे हिमालय क्षेत्र का हो। उत्तराखंड में गर्मी के लिए प्रदेश में अगले 48 घंटे तापमान में रहेगी बढ़ोतरी का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे में 8 से 10 डिग्री तक तापमान बढ़ेगा। इस वक्त पहाड़ों पर सामान्य से 8 से 10 डिग्री ज्यादा तापमान चल रहा है। देहरादून, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर में भी तापमान 28 से 29 डिग्री के बीच है। इधर पिथौरागढ़ में भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हो चुका है। दोनों मुल्कों के बीच ये चौथा सैन्य अभ्यास है। भारत उज्बेकिस्तान के बीच ज्वाइंट एक्सरसाइज का आगाज 2019 में हुआ था और तब से ये लगातार जारी है। भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच जारी सैन्य अभ्यास कई मायनों में खास है। इस अभ्यास के जरिए जहां दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की युद्ध तकनीकों से रूबरू हो रही हैं, तो वहीं इसके जरिए दोनों मुल्कों के रिश्ते भी दोस्ताना हो रहे हैं। उज्बेकिस्तान के साथ भारत की पहली आर्मी एक्सरसाइज 2019 में हुई थी। तब से अब तक 2 बार दोनों मुल्कों की सेनाओं ने उज्बेकिस्तान में और 1 बार भारत में सैन्य अभ्यास कर लिया है। ये चौथा मौका है जब भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाएं कंबाइंड एक्सरसाइज कर रही हैं। यूएन मैंडेट के अंदर दोनों आर्मीज को जब किसी भी एक एटमॉस्फेयर में इकट्ठे ऑपरेट करना पड़े तो वो हम कैसे करेंगे, अपनी टेक्निक्स, ट्रेनिंग, टैक्टिक्स और प्रोसीजर को एक दूसरे को सिखाते हुए उसके लिए तैयार करना। दोनों मुल्कों के बीच 15 दिनों तक संयुक्त सैन्य अभ्यास चलेगा। इस सैन्य अभ्यास में भारत की ओर से जहां 39 जवान और 6 आर्मी ऑफिसर शिरकत कर रहे हैं, तो वहीं उज्बेकिस्तान से 35 जवानों के साथ 10 आर्मी ऑफिसर भाग ले रहे हैं। दोनों मुल्कों की सेनाएं ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए खुद को तैयार करेंगी। साथ ही आतंक विरोधी अभियानों से निपटने के गुर भी दोनों मुल्कों के सैनिक शेयर करेंगे। यही नहीं, आपदा और आपातकाल के दौरान कैसे लोगों को राहत मिल सके, इस पर भी खासा फोकस होगा। Hindiston harbiy xizmatchilar o'rtasidagi hamkorlikdan asosiy maqsad o'zaro tajribalar almashish, o'quv jangovar topshiriqlarni bajarish hamda hamkorlikni yanada mustahkamlash। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सैन्य अभियानों को डस्लिक नाम दिया गया है। पिथौरागढ़ में इससे पहले कजाकिस्तान और नेपाल की सेनाओं के साथ भी भारतीय सेना ज्वाइंट एक्सरसाइज कर चुकी है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच ये चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। दोनों मुल्कों के बीच इससे पहले 3 बार जॉइंट एक्सरसाइज हो चुकी है। 15 दिनों तक ये जॉइंट एक्सरसाइज यहाँ पर चलेगी। इस दौरान दोनों मुल्कों के जवान एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। साथ ही युद्ध की जो आधुनिक तकनीक है उसको भी एक दूसरे के बीच साझा करेंगे। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, पिथौरागढ़। इधर रुद्रप्रयाग के जखोली उत्तरी वन रेंज के तैला गांव के पास आपसी संघर्ष में गुलदार का एक शावक बुरी तरह से जख्मी हो गया। घायल शावक तकरीबन 14 महीने का बताया जा रहा है। गश्त के दौरान वन कर्मचारियों ने जब घायल गुलदार को देखा तो उसे ट्रैंकुलाइज कर सामुदायिक पशु अस्पताल में भर्ती करवाया। गुलदार के गले और शरीर में कई हिस्सों में चोट के निशान हैं। अस्पताल में डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद उसे चिड़ियापुर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। ये लग रहा है करीब 12 से 14 महीने का है और आपसी संघर्ष हुआ है। फीमेल है ये और उसी वजह से इसके कई सारे घाव आए हैं। एक तो जगुलर वेन इंजर्ड है यहाँ पे गले में, उसके अलावा पीछे फ्रंट 4 लेग्स के पुट्ठे पर चोट है, फिर बैक में चोट है और बैक भी पैरालाइज्ड है इसका।
नैनीताल के फ्लैट्स मैदान में भगवा झंडा लगाने पर ब्लॉगर स्मृति नेगी ने सवाल उठाए हैं। तो वहीं हिंदूवादी संगठनों ने ब्लॉगर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नैनीताल के फ्लैट्स मैदान में लगे इस भगवा झंडे पर टिप्पणी ब्लॉगर स्मृति नेगी चर्चाओं में है। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो इसमें कोई प्राइवेट सेक्टर तो है। स्मृति ने सरकारी जमीन पर लगे धार्मिक झंडे पर सवाल उठाए और आपत्तिजनक पोस्ट किया। जय श्री राम बोल के सारे गलत काम करते हैं, जिस पर अब बवाल मचा हुआ है। वहीं हिंदूवादी संगठन ने ब्लॉगर स्मृति नेगी पर कार्रवाई की मांग की है और तत्काल गिरफ्तारी करने को कहा है। हमारी डिमांड यही है कि इसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और जो भी संविधान के अनुसार जो भी उचित धाराएं होती हैं वो इसके ऊपर लगाई जाएं और इसको कठोर से कठोर दंड की मांग हम लोग कर रहे हैं। दरअसल फ्लैट्स मैदान पर जय श्री राम ग्रुप ने एक भगवा ध्वज लगाया था। ब्लॉगर स्मृति नैनीताल आई तो उन्होंने सरकारी जमीन पर भगवा झंडे लगाने का विरोध किया। कूट दौर की रहने वाली बताई जा रही है और इसमें हमने जो धारा 195A और 295A 153A और 295A में IPC के तहत इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। स्मृति नेगी के पोस्ट के बाद अब हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल लिया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। इधर किन्नर समाज के दिवंगत हाजी दिलशाद बुआ की याद में किन्नर समाज के लोगों ने काशीपुर में भव्य कलश यात्रा निकाली। इस कलश यात्रा का लोगों ने पुष्प वर्षा कर जगह जगह पर स्वागत किया। उसके बाद किन्नर समाज के लोगों ने मां मनसा देवी मंदिर में घंटा चढ़ाने के साथ साथ झंडू शाह की मजार पर चादर पोशी की और नानकाना साहिब गुरुद्वारे में पहुंचकर दान पुण्य किया। इस कलश यात्रा में देश भर से करीब 3000 किन्नर समाज के लोग शामिल हुए। कलश यात्रा के माध्यम से पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत देश के सभी समुदाय की खुशहाली के लिए कामना की गई।